लिसनर्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पे मैं आपका फ्रेंड जैन सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेके। इस चैनल पे हमने आपसे कहा था कि हम आपको हर दिन हर समय कुछ नया सिखाएंगे। स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं लिरिक्स। ये एक नया चैप्टर है, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं लिरिक्स। ये लिरिक क्या होती है? ये एक शॉर्ट पोएम होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। यह एक शॉर्ट पोएम होती है जो पोएट के द्वारा गाई जाती है। सेकंड ऑप्शन, ये एक सिंगल इमोशन होती है। ये एक सिंगल इमोशन होती है जो पोएट की अपनी खुद की होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक, इसे कहा जा सकता है कि ओनली ये सिंगल इमोशन के साथ गाई जा सकती है। चाहे वो लव हो, ग्रीफ हो, मैरिज थीम हो, और फेस्टिवल थीम हो, एटसेट्रा। इसमें जो पोएट होते हैं वो अपनी खुद की फीलिंग्स को जाहिर करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पोट्री में या इस लिरिक में अपने आप को अपने थॉट को डेवलप किया है। तो सबसे पहले हम इसके अतीत के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये लिरिक सबसे पहले कहाँ बनी। तो हम इसके बारे में बता दें आपको कि लिरिक सबसे पहले 7th सेंचुरी में ग्रीक पर्सन के द्वारा बनाई गई थी। वहाँ के लोग इसे एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र पे गाते थे, जिसे हम आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और वो चीजें थी लायर एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता था जो शायद कुछ इस तरीके का होता था। इस तरीके की थीम होती थी। लोग उस पे अपने इंस्ट्रूमेंट पे अपने थॉट्स को गाते थे और बताते थे। वो एक छोटी सी कविता होती थी जिसे सिर्फ गाया जा सकता था, और वो अपने पर्सनल थॉट को ही सिर्फ इसमें दिखाते थे। 7th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये ग्रीक गाया करते थे, जिसे बाद में चल के इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में आई, जिसे हमारे थॉमस यार्ड जी ने अपनाया, और इसके ऊपर इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। अब हम इसके डिफिनेशंस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें लिरिक क्या होती है। डिफिनेशंस देखिए। A lyric is a short poem on sung one song to the which. A lyric is a short poem on sung which one song to the accompaniment of music. A lyric is a short poem on sung which one song to the accompaniment of music. And the second, a lyric to the expression by the poet his on feeling.
कह रहे हैं अ लिरिक, एक लिरिक इज है शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी कविता ऑन सॉन्ग जो गाई जाती है, विच वन सॉन्ग एक गाने पे टू द एक्कम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, किसके साथ, एक म्यूजिक के साथ। फिर कह रहा है अ लिरिक टू द एक्सप्रेशन, एक लिरिक जो है वो एक एक्सप्रेशन है, एक भाव है, टू बाय द पोएट, एक कवि के द्वारा, हिज ऑन फीलिंग्स, उसकी खुद की फीलिंग्स के साथ। तो ये जो पोएम है ये बेन जॉनसन, ये जो डिफिनेशन है ये बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग दी गई है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी के बारे में कि ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, या सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से बनती है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और किनके थ्रू ये बन सकती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, सेकंड एक्सप्रेस सिंगल इमोशन, थीम जो होती है इसकी लव, मैरिज, ग्रीफ, लमेंट, फेस्टिवल एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो होते हैं इसके, ये बहुत ही म्यूजिकल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल पोएम होती है। एंड फोर्थ नंबर पे अगर देखा जाए, इट अपील मोर देन हार्ट नॉट माइंड। ये जो पोएम होती है एक सिंगल सिंगर के द्वारा गाई जाती है, इसमें सिंगल इमोशन होते हैं, चाहे वो लव के हों, मैरिज के हों, ग्रीफ दुख के हों, लेमेंट विलाप करने के हों, या फेस्टिवल के हों। और दूसरी बात होती है बहुत ज़्यादा म्यूजिकल पोएम होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट म्यूजिक होती है इसकी। एंड इट अपील मोर देन हार्ट, ये सबसे ज़्यादा दिल पे या इसके हृदय पे इसका वास होता है, लोग इसे दिल से सुनना पसंद करते हैं, ये दिल में वास करने लगती है, नॉट की माइंड, ना कि दिमाग पे। अब इसकी कैटेगरी को डिवाइड कर, फर्स्ट क्या होता है, ये शॉर्ट पोएम होती हैं, शॉर्ट पोएम होती है। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट पोएम इसलिए होती है क्योंकि ये अगर बहुत बड़ी गीत रहेगी तो इसे लायर पे नहीं गाया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, इसीलिए इसे छोटी बातों में गाया जा सकता है और गा के इसे तुरंत बताया जा सकता है। और दूसरी बात ये, इसमें म्यूजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि इसमें म्यूजिकल क्वालिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड पर्सन ये होता है सिंगल, इसमें सिंगल इमोशंस होने चाहिए। जिस तरीके से 12th में आप एक बुक पढ़ेंगे, 12th में एक पोएम है द थ्रू ब्यूटी, थ्रू ब्यूटी एक पोएम है जो थॉमस क्रू की है। आज हम आपको यही पोएम पढ़ाएंगे जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सुंदरता, एक सच्ची सुंदरता क्या होती है उसके बारे में। तो अभी हम पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड की जा सकती है। इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है पर्सनल लिरिक, और दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल लिरिक में पोएट स्वयं की बातों को ऑन फीलिंग, इसमें वो स्वयं की फीलिंग्स को
बताता है, और सेकंड में ये अपनी फीलिंग्स को तो बताता है, लेकिन इसकी जो थीम होती है वो जो मैरिज पे हो सकती है, फेस्टिवल पे हो सकती है, या कोई भी सोशल इश्यू हो सकता है। लेकिन जो ऑन फीलिंग्स होती है वो होगी लव पे, ग्रीफ, लैमेंट एटसेट्रा। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, अब हम आप बात करते हैं कि ये पहले ओल्ड ज़माने में किस तरीके की थी। तो हम बताते हैं आपको, ये ओल्ड ज़माने में, ओल्ड टाइम में ये दो तरीके की हुआ करती थी। पहली होती थी कोरिक, जिसे हम आज कोरस के रूप में जानते हैं, और दूसरा होती थी मेलोडिक, जिसे आज के टाइम में इंडिविजुअल कहा जाता है। इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि आज ये अदृश्य के तौर पे एक गीत है जो सिर्फ गाई जा सकती है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि किसी भी पोएम्स को बनाने के लिए या किसी भी पोएम्स का विकास करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिस तरीके से लिरिक में होती हैं। पहली कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी इमेजिनेशन को, यानी हम अपनी कल्पना को शुरू करते हैं। किसी भी कविता को बनाने के लिए या किसी भी लिरिक को बनाने के लिए, किसी भी पोएम को बनाने के लिए, किसी भी थॉट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कल्पना शुरू करते हैं, उसके बाद हम उस कल्पना का विकास करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ थॉट। एंड थर्ड, एट लास्ट में हम कंक्लूजन देते हुए एंड ऑफ लिरिक पोएम हम उसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि अभी हम घर में बैठे रहते हैं और सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम उसके एक छोटे से बिंदु से सोचना स्टार्ट करते हैं, एक सेंटर से सोचना स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, कल को थोड़ी सी बड़ी होंगी, यानी हम अपने माइंड को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। फिर ये थोड़ी सी और बड़ी होंगी, फिर हम उसको डेवलप करते हैं, फिर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। एट लास्ट में हमें पता चलता है कि हाँ, जब हमारी थॉट यहाँ तक पहुँच गई है, हमें इतने टाइम तक देखना है, तो उसके बाद हम अपने थॉट को वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक इसी तरीके के उस समय के जो पोएट थे, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने सबसे पहले वो अपने इमेजिनेशन को एक अच्छी सी पंख देते थे, उड़ान देते थे। वो सोचते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसके बाद अपने थॉट को वो और डेवलप करते थे, उसका विकास करते थे। एट लास्ट में उसे ले जाके फिर वो वहाँ पे ख़त्म कर देते थे। आपने कभी एक गीत सुना होगा जो आजकल मार्केट में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक जो कवि होते हैं एक स्टेज पे आते हैं और वो गाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो बेसिक चीज़ें बताते हैं। उस पोएम की लाइनिंग जो होती है वो बेसिक बताते हैं कि किस तरीके से एक घर में, अगर वो किसी की जीवन गाथा बताते हैं, किसी की लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं, तो बताते हैं कि कैसे वो बचपन में थी। या अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी उठाते हैं, अधिकतर देखते हैं आप लोग कि प्ले किया जाता है, एक ड्रामा होता है उनके जीवन पे। तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने विचारों को आगे बढ़ा रही हैं, फिर वो अपने लड़कपन में आई, बागपन में आई, फिर वो किस तरीके से यंग हुई, उनका विवाह हुआ। तो धीरे धीरे हम उनके चरित्र को डेवलप करते जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एक पोएम जो होती है, सबसे पहले कल्पना होती है, फिर हम धीरे धीरे उसके चरित्र का विकास करते हैं, और जब उसका चरित्र का विकास अपनी अपर सीमा पे होता है, तो उसके बाद हम उसको ख़त्म कर देते हैं, उसका समापन कर देते हैं, जिसके बाद पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें रियली में ऐसी हुई होंगी, और ये अगर हुई होंगी तो उस समय की घटनाएं कितनी अच्छी रही होंगी।